एवरीवन, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं यूपीएससी का जीएस पेपर 1 में जो मॉडर्न हिस्ट्री आता है उसको। हम लोग नरमपंथी के कहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। नरमपंथी के कंप्लीट कर लिए हैं क्रिटिसिज्म तक। क्रिटिसिज्म यानी आलोचना करने वाले हैं। नरमपंथियों के मुख्य इस आधार पर आलोचना की जाती है कि उन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियता एवं ब्रिटिश शासन प्रणाली में अटूट विश्वास है। मतलब नरमपंथी चाहते थे कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो एकदम भगवान के रूप में हैं। नरमपंथी ब्रिटिश की दैवीय उपहार एवं भारतीय हितों के अनुकूल मानते थे। नरमपंथी क्या चाहते थे कि वो जो बोलते हैं वो दैवीय उपहार है, दैवीय उपहार है। ठीक है, पूरा एकदम आंख बंद करके विश्वास। अब इस पे क्या होता है कि आलोचना के आधार पर नरमपंथी ब्रिटिश स्वामी भक्त थे। वे लोग कहते थे कि ये लोग तो स्वामी भक्त हैं। ब्रिटिश शासन की भारत की एक लाभकारी मानना इनकी विचारधारा का सबसे दोषपूर्ण पक्ष था। इसके अलावा नरमपंथियों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए अनुनय विनय की नीति का अनुसरण किया गया, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने इनकी मांगों की उपेक्षा की। नरमपंथी भारत की ब्रिटिश शासन से मुक्त नहीं करवाना चाहते थे, बल्कि वह ब्रिटिश सरकार के अधीन ही संवैधानिक सुधारों के पक्षधर थे। एक औपनिवेशिक शासक के इस प्रकार से सुधारों की संभावना व्यक्त करना स्वयं में भी विरोधाभासी है, अप्रासंगिक है। प्रतीत होता है कि एक औपनिवेशिक शासक इस प्रकार से सुधारों की संभावना व्यक्त करना स्वयं में भी विरोधाभासी एवं अप्रासंगिक प्रतीत होता है। एक औपनिवेशिक शासक से इस प्रकार के सुधारों की संभावना व्यक्त करना स्वयं में भी विरोधाभासी है, अप्रासंगिक प्रतीत होता है। कि आलोचना का एक आधार पर यह भी है कि राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रारंभिक चरण में अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाला यह वर्ग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त एक भारतीय कुलीन वर्ग था, जिसकी विचारधारा एवं मानसिकता पश्चातवाद से प्रेरित थी। भारत के माध्यम से निम्न वर्ग एक अपनी पहुंच स्थापित करने तथा उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन की विचारधारा से जोड़ने में नरमपंथी पूरी तरह से असफल रहे। यानी नरमपंथी से अच्छा गरमपंथी थे। ठीक है, कह सकते हैं, क्या कि हम लोग मॉडर्न युग के हैं। अब एनालिसिस। अब नरमपंथी और गरमपंथी दोनों को बात सुनने के बाद क्या पता चलता है? यद्यपि यह सत्य है कि नरमपंथियों की ब्रिटिश सरकार के प्रति अस्थायी तथा ब्रिटिश शासन को भारतीय हितों के अनुकूल मानना निश्चित तौर पर ही उनका विचारधारा का सबसे दोषपूर्ण पक्ष था, किंतु नरमपंथी की इस विचारधारा के मुख्य प्रेरक बल उनकी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति तथा ब्रिटेन जैसे देश में हुए संवैधानिक सुधार था। पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से जब उन्होंने प्रगतिवादी चिंतकों एवं विचारकों का अध्ययन किया तथा ब्रिटेन में राजनीतिक प्रशासनिक सुधारों का परिवेश देखा, तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने ब्रिटिश सरकार की उस पक्ष को भी देखा जिससे शेष भारतीयों अभी तक अपरिचित थे। समझे? अब इस आधार पर नरमपंथियों ने स्वीकार किया कि यदि लोकतांत्रिक तरीके से ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया जाए तथा अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाए तो निश्चित तौर पर भारत में इसी प्रकार के सुधारों के क्रम शुरू हो सकता है। यह कहना भी अनुचित है कि नरमपंथियों ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के पक्षधर हैं, वस्तुतः राष्ट्रवादी क्रमिक सुधारों के पक्षधर थे। उनका मुख्य केंद्र बिंदु वर्तमान व्यवस्था में सुधार करना था। वे किसी बड़े अथवा दीर्घकालिक लक्ष्य का अनुसरण नहीं कर रहे थे। नरमपंथियों ने प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के विकल्प को इसलिए चुना कि एक नरमपंथी स्वयं लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। दूसरा, राष्ट्रवादी आंदोलन अपनी शैशवावस्था एवं कांग्रेस अभी इतनी मजबूत नहीं थी कि इसकी जनाधार सशक्त नहीं किया जा सकता था। वे ब्रिटिश शासन के खुले तौर पर प्रतिरोध करती थी। ठीक है, ये जो कांग्रेस थी अभी उतना मतलब नहीं कहते हैं कि छोटा सा है, तो कांग्रेस संस्था छोटा सा था और छोटा होने की वजह से ब्रिटिश की आलोचना कर नहीं सकता है, तो करेगा तो दूजा।
इसके अलावा नरमपंथियों ने मांगे मुख्यतः संवैधानिक सुधारों पर केंद्रित थी, अतः संवैधानिक सुधारों के लिए किसी भी प्रकार का संघर्ष अथवा हिंसा का सहारा लेना निश्चित तौर पर ही उनके लिए अनुचित था। मतलब कहा जा सकता है कि थोड़ा अच्छा से कहिए, अदाएं में कहिए, अरे हमें भी अधिकार चाहिए, हम भी आपके प्रजा हैं। नरमपंथियों का मानना था कि ब्रिटेन में भारत का संपर्क होना भारतीयों के हितों में तथा अभी ब्रिटिश शासन को प्रत्यक्ष रूप में चुनौती देने उचित समय नहीं आया है। इसलिए बेहतर होगा कि उपनिवेशी शासन के भारतीय शासन में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाए। योगदान क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, किसकी? नरमपंथी की। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रथम चरण में नरमपंथियों का प्रमुख योगदान रहा है। इन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस की एक राष्ट्रीय राजनीतिक मंच के रूप में स्थापित किया है। इस संगठन को राष्ट्रीय अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये है नरमपंथियों की बात। नरमपंथियों ने धन के निष्कासन जैसे सिद्धांत के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के दोषपूर्ण एवं औपनिवेशिक हितों से प्रेरित आर्थिक नीतियों से जनता में अवगत करवाया। नरमपंथियों ने न केवल भारतीय जनता बल्कि ब्रिटेन की जनता को भारतीय संदर्भ में ब्रिटिश शासन के औपनिवेशिक चरित्र से अवगत करवाया। नरमपंथियों ने सिविल सेवाओं की परीक्षा भारत में आयोजित करवाने, सिविल सेवा परीक्षा हेतु निर्धारित आयु सीमा को बढ़ाने तथा शासन व्यवस्था में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने जैसी मांगें प्रस्तुत की। इन मांगों का मूल स्वरूप स्वशासन एवं राजनीतिक प्रशासनिक सहभागिता को बढ़ाना था। नरमपंथियों ने प्रयासों के फलस्वरूप ही 1892 में भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य परिवार का विस्तार किया गया था तथा पहली बार विधायिका के सदस्य बजट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ है। साथ ही विधान परिषद के राज्यों के अप्रत्यक्ष रूप निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। इसके अलावा नरमपंथियों ने कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथ्वीकरण जैसी महत्वपूर्ण मांग को भी ब्रिटिश प्रशासन के समक्ष रखा गया। नरमपंथियों ने विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक अधिकारों की संबंधित मांगों को भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसके अलावा नरमपंथियों ने इस समय अखिल भारतीय कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान किया जब संगठन अपने प्रारंभिक चरण में था और आधार को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। नरमपंथियों ने कांग्रेस को वह संगठनात्मक मजदूरी प्रदान किया जिसके आधार पर आगे चलकर गरमपंथी तथा गांधीवादी आंदोलन के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। और एक क्वेश्चन है कि ये गांधी सही है या ये गांधी सही है? किताबों में भी देखेंगे ये भी लिखा होता है, ये भी लिखा होता है, लेकिन गांधी तो ये गलत है, ये सही है, क्योंकि ऊपर वाला तो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला तो ऊपर वाला होता है। इसकी अदाएं कुछ अलग है, ठीक है, ये ऊपर वाला सही है ना। अच्छा, आप लोग एवं लिख करके देखिए कैसे लिखते हैं। कोई ऐसे लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, तो सही ये वाला है, ठीक है। चलिए, हिंदी लिटरेचर का भी क्लास आएगा। मैंने दृष्टि आईएएस का भी कोर्स ले रखा है, तो उसका पूरा एकदम फैंटास्टिक तरीके से। नरमपंथियों ने न केवल भारतीय जनता बल्कि ब्रिटेन की जनता को भारतीय संदर्भ में ब्रिटिश शासन के औपनिवेशिक चरित्र से अवगत करवाया है। नरमपंथियों ने सिविल सेवाओं की परीक्षा भारत में आयोजित करवाने वाले सिविल सेवा परीक्षा हेतु निर्धारित आयु सीमा को बढ़ाने तथा शासन व्यवस्था में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने जैसी मांगें प्रस्तुत की। इन मांगों का स्वरूप शासन, राजनीतिक, प्रशासनिक सहभागिता को बढ़ाना है। नरमपंथियों को प्रयासों का फलस्वरूप 1892 में भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या विस्तार किया गया तथा पहली बार विधायिका के सदस्यों को बजट पर महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रश्न पूछने का अधिकार है। आज ये विधान परिषद के अप्रत्यक्ष रूप में सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा नरमपंथियों एवं कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथ्वीकरण जैसी महत्वपूर्ण मांगों को भी ब्रिटिश प्रशासन के समक्ष रखा गया था।
नरमपंथियों ने विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक अधिकारों से संबंधित मांगों को ही ब्रिटिश सरकार से समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा नरमपंथियों ने उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान किया जब संगठन अपने प्रारंभिक चरण में था और आधार को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। नरमपंथियों ने कांग्रेस को वह संगठनात्मक मजदूरी प्रदान की जिसके आधार पर आगे चलकर गर्मपंथी तथा गांधीवादी आंदोलन के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार राष्ट्रवादियों ने साम्राज्यवाद सरकार की वास्तविक मंशा को उजागर किया तथा स्वशासन के इस क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की। उन्होंने देश के लोगों में राजनीतिक एवं आर्थिक चेतना जगाने का कार्य किया। राष्ट्रवादियों के इन कार्यों से भारतीयों के साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं का प्रसार हुआ। अब आते हैं कांग्रेस का विभाजन। यहाँ ये खत्म होता है। अब अगला टॉपिक